नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जिसे आप लोग मोबीशाला ऐप पर देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं और उस परीक्षा में शामिल भी होने जा रहे हैं, 4 अक्टूबर को आईएएस-पीटी की परीक्षा है और उसके इर्द गिर्द बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, ये सभी परीक्षाएं हैं। तो जैसे कुछ लोगों के पास तो बहुत समय होता है, तो पूरे सिलेबस को 5-6 महीने में या तो क्लास में, रेगुलर क्लास में आके करते हैं ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन में भी समय दे करके 4-5 महीने में उस क्लास को करते हैं। कई हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जिनको समय बिल्कुल नहीं मिला होता है। पीटी की परीक्षा तो जैसे तैसे पास कर लेते हैं, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं हो पाती है। या बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जो वाकई मेहनती हैं, पीटी को तो उन्होंने ढंग से दिया, किंतु मेंस में ऑप्शनल विषय तैयार नहीं हुआ, हिंदी साहित्य तैयार नहीं हुआ। तो ऐसे अपने सभी दोस्तों के लिए हिंदी साहित्य के क्रैश कोर्स को साधना आईएएस लॉन्च करने जा रहा है मोबीशाला ऐप पर, जो अक्टूबर 10 से आपके पास उपलब्ध होगा। आप चाहें तो इस कोर्स को खरीद सकते हैं, इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। चार्ज वगैरह बहुत ही नॉमिनल रहेगा, बहुत आसानी से आप उसको बेयर कर सकते हैं, बहुत कठिनाई नहीं होगी। हाँ, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये पूरे सिलेबस के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को डिस्कस करेगा। सिर्फ इसमें पॉइंट नहीं बताने की कोशिश की जाएगी, पूरे क्वेश्चन का एक लिखित प्रारूप, कैसे उसे लिखें, कैसे डील करें, भूमिका क्या हो, उत्तर का मुख्य हिस्सा क्या हो, निष्कर्ष में क्या लिखें, तुलनात्मक बातों को कैसे लिखें, आलोचनात्मक समीक्षात्मक बातों को कैसे लिखें। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य से ये क्रैश कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसे आप चाहें तो QIP प्रोग्राम भी कह सकते हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, या आंसर राइटिंग स्किल प्रोग्राम भी कह सकते हैं, आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसे आप लोग कई नामों से जानते हैं, लेकिन ये याद रखिए, घास काटने की परंपरा अब नहीं होगी। इसमें आपको ऐसा नहीं कि भाई नोट्स दे दिया और आप बोर्ड पर देखते रहें क्या पॉइंट डालें, किसे निकालें, ऐसा नहीं। कंप्लीट लिखित उत्तर के साथ ये प्रोग्राम रहेगा। हर प्रश्न का लिखित उत्तर आप बोर्ड पर देखेंगे। तो आइए आज इसी सिलसिले में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार का प्रोग्राम चलेगा। दोस्तों, हिंदी साहित्य में जो भाषा खंड है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और भाषा खंड से प्रश्न का आना जाहिर सी बात है, वो भी अनिवार्य है। तो एक बात और कि भाषा खंड सबसे अंकदायी है, तो हम इस सिलेबस की शुरुआत भाषा खंड से ही करेंगे। और आप देखिए इसमें प्रश्नों को हम लोग कैसे डील करेंगे। जैसे एक प्रश्न है, यदि देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि में लगभग 1 वर्ष छोड़ करके हर बार ये प्रश्न आता ही है कि देवनागरी लिपि के गुण और दोषों की चर्चा करें। देवनागरी लिपि के गुण एवं दोषों की चर्चा करें। याद रखिए, चाहे आप आईएएस मुख्य परीक्षा दे रहे हो हिंदी साहित्य से, चाहे आप झारखंड पीसीएस दे रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस दे रहे हों, बिहार पीसीएस दे रहे हों, ये प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, देवनागरी के गुणों को ही याद रखिए देवनागरी की विशेषताएं कहते हैं।
और इन्हीं विशेषताओं को आप यह भी कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, यह भी कह सकते हैं। या इसी मुद्दे को आप यह भी कह सकते हैं कि क्यों अन्य लिपियों की तुलना में देवनागरी श्रेष्ठ है या आदर्श है या वैज्ञानिक है अन्य लिपियों की तुलना में। तो देवनागरी के गुण दोष हर बार आपसे पूछे ही जाते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है, ये प्रश्न बनता ही बनता है। दोस्तों, यदि बात करें देवनागरी के गुण या किसी भी लिपि के गुण की या किसी भी लिपि की विशेषता या वैज्ञानिकता की, तो उसकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं। कोई भी लिपि यदि कम समय में लिखी जाए तो समझिए कि वह लिपि वैज्ञानिक है, यह उसका गुण है, उसकी विशेषता है। यानी पहली बात, किसी भी लिपि में यदि क्षिप्रता हो, उस लिपि को शीघ्र या जल्दी लिखा जा सके, उसे त्वरित गति से तेज लिखा जा सके, उसे कम समय और कम स्थान में लिखा जा सके, तो यह कहेंगे कि वह लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है, वह लिपि आदर्श है। उस लिपि का सबसे बड़ा यह गुण माना जा सकता है कि वह लिपि अति संक्षेप में क्षिप्र तेज गति से लिखी जाए। दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है। कैसी लिपि है दोस्तों? अक्षरात्मक। जबकि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन वर्णात्मक है। इस बात को समझिएगा, रोमन को जब हम लोग लिखते हैं तो वर्ण क्रम में सभी वर्ण अलग अलग करके लिखते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखना हो तो आप देखिए कि SHATRIYA, तो ये शब्द बना दोस्तों क्षत्रिय। देखिए, व्यंजन 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 अलग, स्वर अलग, व्यंजन अलग, व्यंजन स्वर अलग, फिर स्वर अलग। लेकिन इसी बात को देवनागरी के अक्षरात्मक में जब हम लिखते हैं तो देखिए KSHA इतने व्यंजन और स्वरों को मात्र एक अक्षर में लिख दिया गया। फिर देखिए TRI, इन तीन वर्णों को मात्र एक अक्षर में लिख दिया गया और YA को एक अक्षर में। यानी देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है, या इस लिपि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें वर्णों को मिलाकर अक्षर बनाते हैं और अक्षर को लिखने में कम समय कम स्थान लगता है। अक्षरों में स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के लिखा जा सकता है। यदि छोटे छोटे शब्दों से भी देखें आप, जैसे रोमन में ABHAWA अभाव, समझिए। और इसी बात को यदि देवनागरी में लिखें तो अभाव, ये एक बहुत बड़ी बात है देवनागरी लिपि की कि इसमें देखिए स्वर ए, ये जो है वॉवेल है, बी कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, ए वॉवेल, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, ए वॉवेल। यानी स्वर और व्यंजन जहाँ रोमन में अलग अलग लिखे जाते हैं, इसलिए रोमन वर्णात्मक लिपि है, जबकि देवनागरी अक्षरात्मक है। देखिए BHA, इन तीनों को मिलाकर एक अक्षर WA इन्हें हुआ।
इसीलिए देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता है, देवनागरी का सबसे बड़ा गुण है कि यह अक्षरात्मक लिपि है। इसे आप कम समय में, कम स्थान में, देखिए कहाँ 1 2 3 4 5 6 वर्ण लग गए रोमन में, वहीं दोस्तों देवनागरी में मात्र 3 अक्षर। यहाँ देखिए क्षत्रिय में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ 9 वर्ण, कहाँ देवनागरी में मात्र 3 अक्षर। इसीलिए देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है, अक्षरों को लिखने में कम समय और स्थान लगता है, इसीलिए यह लिपि लिखने में क्षिप्र है। इसमें आशुत्व, आशु कहते हैं यथाशीघ्र को, इसमें आशु लेखन का गुण पाया जाता है। कम स्थान कम समय में यह लिपि लिखी जाती है। दोस्तों एक दूसरी बात कि देवनागरी कि जब हम गुणों की बात करें तो यह भी याद रखें कि इसकी अक्षरात्मकता इसे अन्य गुणों से भी भरती है। कैसे दोस्तों? अक्षरात्मक लिपि को हम बाएं दाएं के क्रम में तो लिखते ही हैं, ऊपर नीचे के क्रम में भी लिखते हैं, है ना। जहां वर्णात्मक लिपि में वर्ण पूरा लिखा जाता है, देखिए जैसे यदि रोमन वर्णात्मक लिपि है और देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है, तो अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि में एक बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि वर्णात्मक में सभी वर्ण पूरे लिखे जाते हैं। देखिए जैसे DHARMA, समझिए अक्षरात्मक लिपि में आधे वर्ण को हम आधा ही लिखते हैं, और उसमें भी हम चाहें तो बाएं दाएं भी लिख सकते हैं और ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। इस वजह से भी कम अक्षरों में देवनागरी लिपि लिखी जाती है। जबकि देखिए आधा र की जगह पूरा आर वर्ण, यहाँ आर लेटर लिखना पड़ा। तो बोलिए वर्णात्मक लिपि में पूरे वर्ण लिखने की आवश्यकता पड़ती है, अक्षरात्मक में अक्षर आधे और पूरे दोनों। कैसे? देखिए देवनागरी शब्द, अब यहाँ देखिए आधा ब है दोस्तों, लेकिन अगर रोमन में लिखना पड़े तो SHABDA, कहाँ 2.5 आखर, समझिए, और कहाँ 1 2 3 4 5 6 दुगना से भी अधिक वर्ण। वर्णों को ऊपर नीचे भी लिखते हैं, वर्णों को बाएं दाएं के क्रम में भी लिखते हैं। अरे हाँ या ना दोस्तों? अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप बाएं दाएं या ऊपर नीचे लिख दें तो वह अवैज्ञानिक है, पढ़ने में भी वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि को बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ते हैं। देखिए शब्द, शब्द, और ऊपर से नीचे देखिए बाएं क्या है ध, ऊपर क्या है र म, धर्म। बात समझिए। देखिए इधर राष्ट्र, अब इसी बात को RASH, फिर A भी, T भी, A भी, कहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्णों की आवश्यकता पड़ी, वहीं 1 2 यानी इसे आधा कहिए, आधा आधा 1 3 अक्षरों में काम हो गया। और नियम वही, उच्चारण बाईं ओर से दाईं ओर और ऊपर से नीचे। ऊपर का वर्ण आधा होता है, नीचे का वर्ण पूरा। देखिए राष्ट्र, राष्ट्र, है या ना। हम 2 वर्णों को मिलाकर इसमें संयुक्त कर सकते हैं, जैसे क और श बराबर 6,
इसलिए देखिए रोमन में क्ष लिखते समय KSHA 4 लेटर 4 वर्ण की आवश्यकता पड़ी, लेकिन देवनागरी में मात्र एक अक्षर। तो सबसे बड़ी विशेषता देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। अक्षर में स्वर और व्यंजन दोनों जोड़कर लिखे जाते हैं, बाएं दाएं और ऊपर नीचे भी लिखे जाते हैं। अक्षर आधा और पूरा भी हो सकता है, इसलिए आधे अक्षर भी लिखे जाते हैं पूरे, जबकि रोमन जैसी लिपि में वर्ण हमेशा पूरे लिखे जाते हैं। रोमन लिपि में कोई शब्द लिखने में अधिक समय और स्थान चाहिए, देवनागरी लिपि में कम समय कम स्थान चाहिए। तो ये पहला गुण है। अरे हाँ या ना। आइए अब दूसरी बात करें, देवनागरी लिपि के दूसरे गुण को देखें, दूसरी विशेषता को देखें। दोस्तों, देवनागरी लिपि की जो दूसरी विशेषता है वो इसकी वर्णमाला है। इसकी वर्णमाला अन्य लिपियों की तुलना में अत्यंत वैज्ञानिक है। यदि बाकी हम लिपियों की बात करें, जैसे रोमन वगैरह की बात करें, अरबी फारसी वगैरह की बात करें, तो आप देखिए कि रोमन लिपि में एक स्वर है, फिर व्यंजन है, फिर व्यंजन, फिर व्यंजन, तब स्वर। कुल 5 ही स्वर हैं जिन्हें हम वॉवेल कहते हैं। लेकिन देवनागरी लिपि में देवनागरी की वैज्ञानिकता कुछ इस प्रकार है। इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वर्ण बिखरे हुए नहीं हैं बल्कि व्यवस्थित हैं, जबकि रोमन में स्वर व्यंजन सब आपस में बिखरे हुए हैं, मिले हुए हैं। देवनागरी लिपि में देखिए पहले स्वर वर्ण है। देखिए स्वरों में भी एक ह्रस्व तो एक दीर्घ, एक छोटा तो एक बड़ा, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। देखिए फिर देखिए संयुक्त स्वर ए ओ औ और तब नासिक व्यंजन और फिर विसर्ग। नासिक स्वर और फिर विसर्ग। इसके बाद दोस्तों व्यंजनों की बारी है, और व्यंजन भी किस वैज्ञानिक क्रम में रखे गए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं कि सबसे पहले कंठ्य को रखा गया है। एक वर्ग में कंठ्य हैं क ख ग घ अंग। फिर आप देखेंगे कि तालव्य वर्ण हैं च छ ज झ ञ। एक उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को एक जगह रखा गया है। ये देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता है। फिर आप देखेंगे कि मूर्धन्य वर्ण है ट ठ ड ढ ण। फिर आप देखेंगे कि दंत्य वर्ण है त थ द ध न। फिर देखेंगे ओष्ठ्य वर्ण है दोस्तों प फ ब भ म। और इतना ही नहीं, इसके बाद आप देखेंगे अंतस्थ हैं। अंतस्थ में य र ल व। फिर देखेंगे उष्म हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स ह। फिर देखेंगे संयुक्त हैं छ त्र ज्ञ। और अभी वैज्ञानिकता का आलम, विशेषता का आलम आगे देखिए। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि ये वर्ण एक तो उच्चारण क्रम में रखे गए हैं, एक उच्चारित स्थान से जो वर्ण उच्चारित होते उन्हें एक वर्ग में रखे गए हैं। इतना ही नहीं, पहली ध्वनि अल्प्राण है क, कम हवा। दूसरी ध्वनि महाप्राण है ख, क ख। तीसरी अल्प्राण ग, चौथी महाप्राण घ। देखिए च कम हवा च छ ज झ ञ, यानी अल्प्राण महाप्राण, अल्प्राण महाप्राण, अल्प्राण।
क्या कमाल की वैज्ञानिकता है। इस लिपि के वर्णों को एक वैज्ञानिक क्रम में रखा गया है। देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है वह पूरी वैज्ञानिकता के साथ व्यवस्थित है। इतना ही नहीं, ये 4 वर्ण क ख ग घ से लेके प फ ब भ तक, ये शुरुआती 4 वर्ण बिना नाक के उच्चारित होते, इन्हें नीर अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नीर अनुनासिक। बोल के देखिए, क ख ग घ बिना नाक के, लेकिन 5वां वर्ण पंचमाक्षर है। 5वां वर्ण क्या है दोस्तों? पंचमाक्षर, और वो नासिक है, नाक से उच्चारित। बोल के देखिए, अंग य ण न म। तो देवनागरी लिपि की पहली विशेषता, पहला गुण अक्षरात्मक है। कम समय कम स्थान में लिपि लिखी जाती है। दूसरा गुण, दूसरी विशेषता कि इस लिपि की वर्णमाला अत्यंत वैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित है, इसमें अव्यवस्था नहीं। तो ये दूसरा गुण है। दोस्तों, यदि हम लोग तीसरे गुण की बात करें तो तीसरे गुण पर भी जरा विचार कर लिया जाए। देवनागरी का जो तीसरा गुण है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार है कि इस लिपि में जितने भी वर्ण हैं उनकी अपनी एक स्वतंत्र ध्वनि है, और जितनी भी ध्वनियाँ हैं, जितनी भी ध्वनियाँ, उन सब के लिए दोस्तों स्वतंत्र वर्ण हैं। बात को आसानी से समझिएगा, कोई मेहनत वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि देवनागरी लिपि में जितने भी वर्ण हैं सबकी एक स्वतंत्र ध्वनि उच्चारित होती है, और जितनी भी ध्वनियाँ हम बोलते हैं उन सभी ध्वनियों के लिए देवनागरी लिपि में अलग से स्वतंत्र वर्ण है। कैसे दोस्तों? देवनागरी की यह भी सबसे बड़ी विशेषता है, या यह भी उसका गुण है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए यहाँ निश्चित वर्ण है, और प्रत्येक वर्ण से एक निश्चित ध्वनि निकलती है। इतना ही नहीं, देवनागरी में जैसा हम लिखते हैं वैसा ही पढ़ते भी हैं। कैसे? मान लीजिए ध्वनि यदि अ लिखा या ध्वनि अ उच्चारित हुई तो उसका वर्ण भी अ है। यदि ध्वनि श है तो वर्ण भी श है। यदि ध्वनि ये श है तो वर्ण भी श है। भाई, यदि वर्ण र है तो इसके लिए ध्वनि भी र है या ना? इसीलिए जैसी ध्वनि वैसा वर्ण, जैसा वर्ण वैसा उच्चारण, प्रत्येक वर्ण का स्वतंत्र उच्चारण है। इसलिए हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं देवनागरी में। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये इसका सबसे बड़ा गुण है। किंतु रोमन जैसी लिपि में, अरबी फारसी लिपि में एक ही ध्वनि के लिए कई कई वर्णों का सहारा लिया जाता है। जरा बोर्ड पर देखिए, यदि हम रोमन और अरबी फारसी लिपियों की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि एक ही ध्वनि के लिए कितने वर्णों का सहारा लेते हैं। कैसे?
जैसे देखिए रोमन में, अंग्रेजी में क ध्वनि के लिए दोस्तों सी जैसा वर्ण भी प्रयोग करते हैं, सी के भी प्रयोग करते हैं, क्यू भी प्रयोग करते हैं, क्यू यू भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। साथ ही के का भी प्रयोग, एक्स का भी। ऐसे ही स ध्वनि के लिए एस भी, एस एच भी, एस आई भी, टी आई भी। देखिए ध्वनि एक, लेकिन इसके लिए कितने वर्णों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ऐसे ही यदि अरबी फारसी की बात करें, जिसे हम लोग यहाँ उर्दू कह लेते हैं, तो उसमें यदि ध्वनि स है, स ध्वनि के लिए आप देखेंगे कि से भी है, सीन भी है और स्वाद जैसा वर्ण भी है। यानी एक ही ध्वनि के लिए कई कई वर्णों का प्रयोग। और फिर देखेंगे कि रोमन में एक ही वर्ण से, समझिएगा, वर्ण ए है, लेकिन इस ए का काम कई ध्वनियों में लेते हैं। कहीं यही बेचारा आर ए एम, ए में बदल जाता है, रैम। देखिए यही कहीं राम, ए आ में बदल जाता है। इसी को दोस्तों हम लोग देखें तो कहीं बेचारा सी ए के ई, ये ए में भी बदल जाता है, और कहीं ची एल के चौक, ये ए औ की तरह भी काम करने लगता है। समझिए, बी ए डबल एल ये बॉल भी हो जाता है, डी ए डबल एल ये डॉल भी हो जाता है। तो एक ही वर्ण रोमन में कई कई ध्वनियों को उत्पन्न करता है। क्यों? कम है, 26 वर्ण ही है, तो सारी ध्वनियाँ उसी से निकलेंगी। देवनागरी में 52 वर्ण है, हाँ या ना? वही स्थिति अरबी फारसी में भी है कि एक ही ध्वनि के लिए कई कई वर्ण हैं। जैसे ज ध्वनि के लिए जे भी है, जाल भी है, झाल ज्वाद भी है, इतने इतने वर्ण हैं। तो क्या उस लिपि को पढ़ने में समस्या आएगी? किंतु देवनागरी लिपि की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ जो हम ध्वनि लिखते हैं, बोलते हैं, उस ध्वनि की तरह ही वर्ण लिखते हैं, और जो वर्ण लिखते हैं उसे उसी की तरह उच्चारित करते हैं। जैसा लिखा वैसा पढ़ा, जैसा पढ़ा वैसा लिखा, दोनों में भेद नहीं, इसीलिए इस लिपि में जटिलता कम है। दोस्तों अरबी फारसी में लिखा कुछ, पढ़ा कुछ। समझिए भाई, थोड़ी सी गलती से प्यार को सलाद पढ़ा जा सकता है। अरे हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अब्बू अजमेर गए को गलती से अब्बू आज मर गए भी पढ़ा जा सकता है, और आलू बुखारे को गलती से उल्लू बेचारे भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक ही वर्ण से कई कई ध्वनियाँ निकलती हैं, हाँ या ना? लेकिन देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता या इसका गुण, जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। दोस्तों आइए इसकी चौथी विशेषता पर देखें। देवनागरी लिपि की चौथी विशेषता क्या है? देवनागरी में जो चौथी बड़ी विशेषता है, उसे लेकर के यहाँ तक कि विदेशी जो जानकार या विद्वान हैं वो भी पूरी तरह सहमत हैं कि देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की समस्या नहीं है, साइलेंट लेटर नहीं है इसमें। जबकि रोमन लिपि में साइलेंट लेटर की समस्या इतनी गंभीर है कि उसकी वजह से लिखते कुछ, पढ़ते कुछ। आप देखेंगे कि रोमन में KNOWLED
अब देखिए तो यहीं के भी साइलेंट, डी भी साइलेंट। लिखते हैं ल्यूटिनेंट, LEU, पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट। लिखते हैं कॉलोनेल, COLONEL, पढ़ते हैं कर्नल। लिखते हैं टसुनामी, पढ़ते हैं सुनामी। लिखते हैं पेनुमोनिया, P से शुरू, और पढ़ते हैं निमोनिया। लिखते हैं देखिए रोघु, ROUGH, और पढ़ते हैं रफ। ये जी किधर गया? अरे हाँ या ना। लिखते हैं कनाइफ, पढ़ते हैं नाइफ। दोस्तों, रोमन लिपि में साइलेंट लेटर या मुख वर्ण की समस्या के कारण इस लिपि को ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता, जबकि देवनागरी लिपि में कोई भी वर्ण मुख नहीं होता। लिखा राम तो पढ़ा राम। समझिए, लिखा अमर तो पढ़ा अमर। परंतु रोमन आदि लिपि में लिखते कुछ पढ़ते कुछ, हाँ या ना। तो देवनागरी लिपि का चौथा गुण, चौथी विशेषता कि इसमें साइलेंट लेटर नहीं है। दोस्तों, यदि देवनागरी लिपि की पांचवी विशेषता पे हम लोग आए या पांचवें गुण पे आए, तो देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग है। किसका प्रयोग है दोस्तों? देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग है। हेडलाइन, शिरोरेखा के कारण देवनागरी लिपि के वर्णों को, अक्षरों को और यहाँ तक कि वाक्यों को भी अलग अलग करके हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, मार कर भाग गया। देखिए, शिरोरेखा के कारण हम ये स्पष्ट कर पाते हैं। या देखिए, भार लेकर मार गया। शिरोरेखा है तभी आप देखिए, अगर मान लीजिए ये घुंडी ना भी लगाएं, शिरोरेखा है तो भार और मार का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। धर और घर का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगर घुंडी ना लगाएं, शिरोरेखा भी लगा दें तो हम शिरोरेखा से कई अलग अलग शब्दों को लिख सकते हैं। समझिए भाई, छोटी सी बात को हम अपने तरीके से समझा सकते हैं। शिरोरेखा अगर नहीं हो तो देखिए, अब इसे क्या पढ़ें? स्कूल आज बंदर खा गया, अगर शिरोरेखा ना हो तो। लेकिन शिरोरेखा के कारण स्कूल आज बंद रखा गया। वर्णों को, शब्दों को, वाक्यों को, सबको स्पष्ट करती है शिरोरेखा। दूसरी बात कि शिरोरेखा से देवनागरी लिपि में सौंदर्य भी आता है। दोस्तों, इस शिरोरेखा से देवनागरी लिपि सुंदर भी दिखाई पड़ती है। अन्य लिपियों में शिरोरेखा नहीं है, इसलिए कई बार समस्या आती है। अरे हाँ या ना। जैसे मान लीजिए किसी का नाम कलाकर हो, हाँ, उड़ीसा वगैरह में कर टाइटल होता, मान लीजिए लड़की है कला, तो हम शिरोरेखा से ये दोनों नाम स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन अब रोमन में इसे ही लिखना हो तो देखिए, कृपा करके इसे क्या पढ़ेंगे आप? कलाकार पढ़ेंगे या कालाकार पढ़ेंगे? देखिए, कलाकार और कलाकार कितना अंतर है। शिरोरेखा से देवनागरी लिपि का सौंदर्य बढ़ता है। शिरोरेखा देवनागरी लिपि का एक ऐसा गुण है जो वर्णों को, अक्षरों को, शब्दों को, वाक्यों को भी स्पष्ट अर्थ भेद से जोड़ता है या ना।
दोस्तों आइए बात करते हैं एक अलग विशेषता पर कि देवनागरी लिपि की और क्या विशेषता है और क्या उसका गुण है। यदि देखा जाए तो देवनागरी लिपि में वर्ण इतने अधिक हैं। देवनागरी लिपि में 52 वर्ण हैं। इसकी वजह से यह लिपि इतनी सशक्त है कि यह दुनिया की किसी भी भाषा को अपने में अंतरित कर सकती है। दुनिया की किसी भी भाषा को लिप्यांतरित कर सकती है, लिख सकती है। लिपि शक्तिशाली है, लिपि सशक्त है। यह इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी भाषा को लिखने में सक्षम है। क्यों? वर्ण अधिक है, कुछ भी लिख सकते हैं। भाई हम अंग्रेजी का रोड भी लिख सकते हैं और हिंदी का रोड़ा भी लिख सकते हैं, समझिए। और चाहे तो आध्यात्मिक शब्द रोरी भी लिख सकते हैं, लेकिन रोमन में इन तीनों को लिख के दिखाइए, समस्या आएगी। क्योंकि वहाँ टी से ट भी है, टी से त भी है, डी से ड भी है, डी से ड़ भी है, आर से भी ड़ है, आर से भी र है। तो हम रोड, रोड़ा, रोरी सबको स्पष्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ न ध्वनि भी है, ण ध्वनि भी है। तो देवनागरी लिपि के वर्ण अत्यंत सशक्त हैं, सक्षम हैं कि किसी भी भाषा को लिख सकें। दोस्तों एक आखिरी विशेषता यदि इसकी देखें, ऐसे तो कई विशेषताएं हैं, आप इसकी विशेषताओं में जाएंगे तो पीएचडी करना पड़ेगा आपको। एक अन्य विशेषता है इस लिपि की कि देवनागरी लिपि को आप चाहें तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हम बचपन में सीखते थे, देखिए, मुर्गी का अंडा, दादाजी का डंडा, बकरी की पूंछ ऊपर एक डंडा क, देखिए बकरी की टांग, एक खड़ी छड़ी, बीच में आधा अंडा, ऊपर डंडा ख। ये बचपन में हमें ऐसे सिखाया जाता था। दादाजी की उल्टी छड़ी, एक सीधी छड़ी, ऊपर एक डंडा ग। देखा जाए तो ये सभी जो चिन्ह हैं वो मैथमेटिकल हैं। देवनागरी लिपि को इसके वर्णों के अभ्यास के लिए, देवनागरी लिपि को सीखने के लिए एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक आड़ी रेखा, एक अर्धवृत्त, एक बिंदी, इनसे हम सभी वर्णों को लिख सकते हैं। एक पड़ी रेखा देखिए, एक खड़ी रेखा, एक अर्धवृत्त, एक आड़ी रेखा, एक और आड़ी रेखा कह। अरे हाँ या ना? देखिए एक अर्धवृत्त, एक और उल्टा अर्धवृत्त, एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा, नीचे एक बिंदी अड़ा। यदि इसी बिंदी को इधर कर दें तो अंग, यानी अत्यंत कम रेखाओं के द्वारा, बीजगणितीय रेखाओं के द्वारा हम चाहें तो देवनागरी के सभी वर्णों का अभ्यास कर सकते हैं। इसे आम बोल चाल में भी हम सीख सकते हैं, जैसे बकरी की टांग, बकरी की पूंछ, मुर्गी का अंडा, हाँ या ना? लेकिन रोमन जैसी लिपि को सीखने के लिए, अब जेड को सिखाने के लिए क्या करेंगे आप समझिए। तो ये लिपि वैज्ञानिक है, कम समय में लिखी जाती है, इसमें जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। यही वजह है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों से श्रेष्ठ है, वैज्ञानिक है, आदर्श है, किसी भी भाषा को लिखने में सशक्त है या ना? तो देखते जाइए एक एक बात को। ऐसे ही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।
खूब मेहनत कीजिए, अच्छे अंकों से, अच्छे रैंक से आप सेलेक्ट हों, यही मेरी शुभकामना है। नमस्ते दोस्तों।